जोहार। नवभारत मंथन में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और वर्तमान बजट, आज इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसी चर्चा के लिए एकत्रित हुए हैं। इस चर्चा के सिलसिले में हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं हमारे बाईं तरफ आप प्रोफेसर रमाकांत अग्रवाल जी, अर्थशास्त्र के जानकार हैं, और XISS में आप अर्थशास्त्र के प्राध्यापक हैं। हमारी दाहिनी तरफ बैठी हुई हैं प्रोफेसर हरमीत कौर, आप आर्थिक मामले की जानकार हैं। उनके ठीक बगल में बैठे हुए हैं आप श्रीमान विनय कुमार सिंह जी। विनय जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आज जिस विषय पर चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं, हमने पहले भी कहा है कि यह चर्चा का विषय बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। रमाकांत जी, हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, स्वाभाविक रूप से भी बढ़ रही है, और ये जो अर्थव्यवस्था बढ़ रही है इसमें कहीं ना कहीं इस बजट की, जो वर्तमान बजट की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है। तो अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ रही है? बहुत अच्छा सवाल है आपका गौतम जी। पहले मैं आपको कुछ आंकड़े दूं। जी जी। जैसे हमारी अर्थव्यवस्था का अभी जो आकार है वो करीब करीब $3.5 ट्रिलियन है जी। और 2027 तक हम इसको $5 ट्रिलियन करेंगे, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले भी कहा है कि इसको $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है। और 2031 तक ये अभी से डबल होकर के $7.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। पहली बात जी। दूसरी है कि हमारी अर्थव्यवस्था का जो अभी साइज है वो विश्व में पांचवा सबसे बड़ा है। यानी हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वो अगर हम उसकी गणना करें ऑफिशियल एक्सचेंज रेट से, और अगर परचेजिंग पावर पैरिटी से करें तो ये विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, चीन और अमेरिका के बाद। अच्छा। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। आज हमें पूरे विश्व में बहुत आदर की दृष्टि से देखा जाता है, और अगर किसी चीज़ के लिए नहीं तो हमारे इकोनॉमी के साइज के लिए। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि आपने बजट के साथ इसको मिलाने का प्रयास बहुत अच्छा किया। जी, बिल्कुल बिल्कुल। वर्तमान बजट, तो आप देखिएगा कि वर्तमान बजट का जो साइज है वो 45 लाख करोड़ रुपए का है, जो कि पिछले 5 सालों में 40% के आसपास बढ़ा है। इसमें बहुत सारी फैक्टर्स इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल हैं। एक तो कि हमारा जो टैक्स कलेक्शन है वो बहुत बढ़ा है, स्पेशली जब से GST आया है। आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा कि अब हमारा एक महीने का GST 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा हो गया है। एक वो है, और दूसरा, भारत सरकार अभी भी बिल्कुल हिचक नहीं रही है कर्ज लेकर के देश के विकास के कार्यक्रम करने में। तो इस बार जिसको हम लोग अर्थशास्त्र की भाषा में कहते हैं फिस्कल डेफिसिट, वो करीब करीब 18 लाख करोड़ रुपए का है। मतलब हमारे पास अपने साधन 45 लाख करोड़ नहीं है, लेकिन हम 18 लाख करोड़ और ले करके विदेशों से, अपने देश से, और उसको अपने देश के विकास के कार्यक्रम में लगाना चाहते हैं, ताकि हमारी ये जो अर्थव्यवस्था है वो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए। और मुझे उम्मीद है कि 2040 तक भारत अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। पप्पू जी, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी परचेजिंग कैपेसिटी, इस दृष्टि पावर, तो स्वाभाविक रूप से इसका तो एकमात्र यही अर्थ होता है कि हमारे देश के जो लोग हैं उसको खरीदने की ताकत उसमें बढ़ रही है। कुल मिलाकर के इसका तो यही अर्थ हुआ ना, एज कंपेयर टू US, क्योंकि हम लोग अपना जो है डॉलर के टर्म में जब देखते हैं तो उसको, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो 1 मिनट में मैं एक्सप्लेन करूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। तो क्या है कि सपोज कीजिए कि 1 कप कॉफ़ी अमेरिका में $1 में मिलती है जी, और वही कॉफ़ी हमारे कंट्री में 30 रुपए में मिलती है जी। तो $1 का मूल्य 30 रुपए होना चाहिए, लेकिन हमारा अभी जो ऑफिशियल एक्सचेंज रेट है वो कितना है? 83 रुपीज़। मतलब हमारा जो मुद्रा है, हमारी जो करेंसी है, उसको हम लोग तिगुना मतलब अंडर वैल्यू कर रहे हैं।
मतलब हमारे पास कोई $1 लेके आए तो हम उसको 3 कॉफ़ी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारे पास में अगर 30 रुपए है तो हाँ, तो हमको एक तिहाई भी कॉफ़ी नहीं मिलेगी। जी बिल्कुल। तो उसके हिसाब से अगर हम इंडियंस के परचेजिंग पावर को देखें, आपने सही कहा, परचेजिंग पावर के हिसाब से तो हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। लेकिन ऑफिशियल एक्सचेंज रेट अगर 82 रुपीज़ के हिसाब से देखेंगे तो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। मैडम, हमारे परचेजिंग कैपेसिटी जो है वो विश्व में तीसरा सबसे मजबूत हम जी सर। है। तो ये कैसे 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 ये देख सर, रहे हैं इसको? हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट है वो बहुत बड़ी है। जी अगर हम बात करें कि जो ट्रेड फ्लोज हैं या बाहर पैंडमिक में सारी इकोनॉमीज़ में ग्रोथ इतनी स्लो हो गई, लेकिन हमारी इकोनॉमी फिर भी उसको बहुत अच्छे से रिकवर कर रही है। सर, इसका रीज़न ये है कि हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। जो हमारे नॉन ग्रॉसरी प्रोडक्ट्स हैं, लेजर्स प्रोडक्ट्स हैं, इनकी डिमांड बहुत हाई है। एपरल्स हैं, इवन आफ्टर पैंडमिक आप देखेंगे इसकी डिमांड इन चीज़ों की बहुत बड़ी है हमारे डोमेस्टिक मार्केट में। हाँ, एक्सटर्नल मार्केट इफेक्टेड हमारी ज़रूर रही है बिकॉज देयर इज़ अ ग्लोबल स्लो डाउन। जी जी। जो पावरफुल इकोनॉमीज़ हैं हमारी, वहाँ पे स्लो डाउन है, इसलिए हमारी एक्सपोर्ट की जो डिमांड है वो कम है। लेकिन इंटरनल डिमांड अभी भी हमारी बहुत ज़्यादा है। और अगर हम वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देखते हैं तो अगर हमारे US डॉलर में और US की ग्रोथ में अगर 1 परसेंटेज पॉइंट डिक्लाइन होता है तो उसका इफेक्ट जो हमारी कंट्री पे पड़ता है दैट इज़ 0.4 परसेंटेज पॉइंट्स, वेयर एज इसी का इम्पैक्ट अगर दूसरी इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में देखें तो इट इज़ 1.5 टाइम्स लार्जर दैन दैट। तो इसीलिए हमारी जो परचेजिंग पावर है स्पेशली इन द डोमेस्टिक मार्केट इट इज़ हाई, जिसके कारण हम इसको नहीं पप्पू जी अभी पर आ रहे हैं। जैसे हमारे परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ रही है या पावरफुल परचेजिंग कैपेसिटी के कंट्री में हम निवास कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से किसी के पास में पैसा होता है तभी वो सामान खरीदता है, और जब सामान खरीदता है तभी बाज़ार में सामान उत्पादन होता है। तो स्वाभाविक रूप से देखते हैं ना, बाज़ार में तो सामान है और लोग खरीद भी रहे हैं। गौतम जी और मैडम ने जैसा कहा, जी, ये लोग विशेषज्ञ हैं इस विषय के, हम जी। लोग उतने विशेषज्ञ नहीं हैं, बट उसके बावजूद भी मेरा एक सबमिशन ये रहेगा कि पर कैपिटा इनकम इंडिया में जो ग्रोथ आया है वो अबाउट 2 लाख रुपीज़ पर पर्सन के आसपास आया है। तो जो परचेजिंग पावर की कैपेसिटी बढ़ती है तो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से ही बढ़ी। एम आई राइट? करेक्ट जी। तो इसके पीछे हमको ये जानना होगा कि पर कैपिटा इनकम बढ़ने के पीछे क्या क्या योगदान रहा हमारे बजट का। हाँ बताइए आप। नहीं, हम अपने विशेषज्ञों से पहले नहीं, समझें। आप ही इस पर नहीं, फोकस कीजिए हमारे थोड़ा। जो अभी का जो बजट आया जी। है ये इसमें हर तरह से एक तरीके से यूनिक बजट है। पहली बार किसी भी बजट में सप्तऋषि का उल्लेख होना, अंतिम पायदान तक अपने संसाधनों को पहुंचाना और जो भी संसाधन हमारे पास हैं उसका बेहतरीन तरीके से समावेशन करना, ये पहली बार इस बजट में समझ में आया है। ऐसा ही नहीं है कि हर आम आदमी बजट क्या है, जो आम आदमी के लिए अपनी आय से संबंधित जो भी आय व्यय का ब्यौरा वो बनाता है कि वो हमें ये बजट पैसे है। इतने खर्च करने हैं, वैसे ही सरकार ने एक बजट बनाया। अब उसके हिसाब से जो चीज़ें सामने आ रही हैं या जो बजट की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कुछ सकारात्मक हैं निश्चित रूप से। व्यवसायी वर्ग में भी उत्साह है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी उत्साहित हैं कि चलिए, सबसे बड़ी बात टैक्स स्लैब्स में कमी कर देना या उसको 2 भागों में बांट देना, ये भी एक यूनिक आइडिया है। अपने ये आप में इस बार पहली काफी- बार इस बजट पे हमें समझ में आया है। पर कैपिटा इनकम बढ़ने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, ये हमारे विशेषज्ञ हमसे क्या बता सकते हैं। विनय जी, पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति प्रति व्यक्ति बढ़ रहा है। देखिए, 2 कारण। चीज़ें हैं उसमें कई तरह की बातें हैं। जी। जैसे प्रति व्यक्ति आय, जो पूरी आय है उसको डिवाइड किया जाता है, जी। तो होता है कि इसमें उद्योगपतियों की भी आय बढ़ती है, लेकिन उस मुताबिक आम लोगों की आय नहीं बढ़ती है। तो ये बड़ा घालमेल का मुझे लगता है कि मामला है कि कह तो रहे कि प्रति व्यक्ति इतना आय बढ़ गया, लेकिन ये वास्तविक रूप से गरीब का आय बढ़ा कि नहीं, ये देखने वाली बात है। क्योंकि सकल आय का हिस्सा को हम डिवाइड करते हैं प्रति व्यक्ति आय में, तो खास करके जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उनकी आय तो निश्चित रूप से बढ़ती है। अच्छा, इसी विषय को डॉक्टर साहब के सर, पास में आते हैं। पप्पू जी ने उन्होंने भी कहा और विनय जी ने भी कहा कि जो पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, तो कैसे बढ़ रही है, हम कैसे समझे कि पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है। एक तो ये परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, ये कैसे बढ़ रही है, और एक जो सबसे जो अर्थशास्त्री इस विषय को समझ पाते हैं कि भाई बजट तो बढ़ गया,
लेकिन आम लोग उसमें लाभान्वित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो मुझे आप 2-3 मिनट देंगे तो मैं जी, आपको बिल्कुल, बिल्कुल। पूरे एक्सप्लेन कर जी, बिल्कुल। कोशिश करता हूँ। देखिए जीडीपी एक कॉन्सेप्ट होता है, जी सॉरी, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल आउटपुट मल्टीप्लाइड बाई प्राइस। मान लीजिए हमने 2 किलो चावल उत्पादन किया जी और 1 किलो चावल का दाम 10 रुपए है, जी तो हमारा जीडीपी हो गया 20 रुपए। ठीक है। अब अगर हमारा चावल का उत्पादन उतना ही रह जाए 2 ही किलो और प्राइस 10 रुपए से बढ़ के 20 रुपए हो जाए, तो हमारा जीडीपी 40 रुपए होगा। 20 रुपए से 40 रुपए हो गया। जी ये कोई असली जीडीपी में बढ़ोतरी नहीं है, इसको नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। तो हम लोग असली जीडीपी में बढ़ोतरी के लिए सिर्फ ये देखते हैं कि प्राइस कांस्टेंट रहे और आउटपुट बढ़े। तो अगर 2 किलो चावल के जगह अगर हम 4 किलो चावल उत्पादन करें और प्राइस 10 रुपये प्रति किलो ही रहे, तो हमारा जीडीपी जो 40 रुपये होगा वो असली जीडीपी होगा, ग्रोथ कर रहा है। ग्रोथ कर रहा है। पहला। दूसरा कि इसी जीडीपी को हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड जब कर देते हैं, तो सर जैसा कह रहे हैं, Per capita। वो हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ जाता है, बन जाता है। तो अब हमारा टोटल जो जीडीपी है वो है 2,72,00,000 रुपए के बराबर। जी और उसको हम 1,40,00,000 जो हमारी आबादी है उससे डिवाइड किए, फिर उस पैसे को कन्वर्ट किए डॉलर में जी। 82 रुपीस के हिसाब से। तो एज ऑफ नाउ हमारा जो जी। जीडीपी है पर कैपिटा वो है $2,500। सर ने जैसा कहा और हमारे विनय भाई जी ने भी कहा, 140 करोड़, 1,40,40,000 करोड़। जो हाँ, आबादी। जी। मतलब आपको 2,72,00,000 रुपए डिवाइडेड बाई 140 करोड़ आदमी, जी। वो आता है $2,500। उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 80 रुपए से, तो वो रुपए में आ जाएगा। जैसा इन्होंने कहा करीब करीब 2 लाख रुपए पर व्यक्ति आता है पर एनम। पर एनम मतलब अगर आप उसको पर मंथ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16,000 रुपए प्रति मंथ आ जाएगा। यानी भारत के प्रति व्यक्ति आय 16,000 रुपए है। ये आंकी ठीक गई है? ये हाँ, आंकी ये गई। आंकी गई। है नहीं, ऐसा नहीं है। अभी आंकी सर ने जैसा कहा, इसमें तो अंबानी जी भी हैं। अब अंबानी जी की प्रति व्यक्ति आय 16,000 नहीं बल्कि 16,000 करोड़ होगी शायद बिल्कुल, इनकी। बिल्कुल, बिल्कुल। और हमारी आय शायद 16,000 होगी। जी। तो वो प्रति व्यक्ति आय से ये नहीं पता लगता कि हमारा जो जीडीपी है उसका वितरण कैसा हो रहा है, वो फेयर है कि अनफेयर है। तो हमारे देश में कहा जाता है कि हम थोड़ा अनफेयर। इस सवाल को हम मैडम से जी, पूछते हैं। जी, प्लीज। मैडम ये बताइए कि ये जो डॉक्टर साहब ने बताया पूरा जी सर। व्याख्या करके, तो इसमें हम ये कैसे पता करेंगे कि भाई सचमुच में पर व्यक्ति सर, पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है? जैसे सर ने कहा, जस्ट ऐड टू हिज पॉइंट कि ये सही है सर कि जो हम जीडीपी दिखाते हैं वो ओवरऑल जीडीपी है। इसमें अगर हम एक्चुअली फिगर्स देखें तो जो हमारी कंट्री की 5% टॉप पॉपुलेशन है, 60% वेल्थ जो है इंडिया की वो उनके हाथ में जी। है। एंड जो बॉटम हमारी 50% है, सिर्फ 3% ऐसी वेल्थ है जो उनके हाथ में है। तो जब तक ये प्रॉपरली इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, जिसके लिए अभी गवर्नमेंट हैज कम अप इन द बजट लाइक रीचिंग द लास्ट माइल, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात कर रही है कि जो हमारे SC ST है या जो सोशली डिसएडवांटेज कैटेगरीज हैं उनको भी इसके अंदर में लेके आते हैं। हम बहुत सारी स्कीम्स लेके आ रही है, बैंक अकाउंट्स खुलवा रही है जनधन योजना के तहत। स्कीम तो, हाँ। की जो चर्चा होती है, डॉक्टर साहब आप एक चीज़ तो स्वाभाविक रूप से हमने पहले भी कहा है कि जैसे मार्केट में वस्तु है उसका विनिमय भी हो रहा है, और वस्तु है तो उसका उत्पादन भी है, और वस्तु है और विनिमय हो रहा है तो कहीं ना कहीं परचेजिंग कैपेसिटी हमारे पास में है, ये दिख रहा है। तो इसकी तुलना अगर हम पर कैपिटा इनकम से करें तो स्वाभाविक रूप से निकल आता है कि लोगों के पास में परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ रही है। अब ये परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ने का कॉज क्या है? कई स्कीम जैसे मैडम ने कहा, वो कौन कौन सी ऐसी स्कीमें हैं बहुत सारी जो चीज़ें। बढ़ा रही है? बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो कि रोजगार के साधन बढ़े हैं। आज मुझे
आप समझिए ऐसे कि आज एक कोई यंग लड़के या यंग लड़की को अगर सॉफ्टवेयर सेक्टर में नौकरी मिलती है जी तो उसको पहले दिन से मेरे ख्याल से 60-70 हज़ार रुपये महीने का मिलने लगता है। जी उनको न तो घर चलाना है न कुछ, उनको 60-70 हज़ार रुपये महीने मिल रहे हैं। वो जाके ज्वेलरी खरीदने लगते हैं, वो जाके 4 महीने में गाड़ियाँ खरीदने लगते हैं, वो जा कर के आईफोन खरीदते हैं 1.5 लाख रुपए की। तो ये जो रोजगार के साधन बहुत बढ़े हैं पिछले कुछ सालों में, तो जो लोगों को नौकरियां मिली उससे उनका इनकम बढ़ा और उससे उनकी परचेजिंग पावर बढ़ी। दूसरा, आपने देखा होगा कि जो वेलफेयर स्कीम्स हैं हमारे यहाँ, चाहे कुछ भी, जैसे किसान मान धन योजना, उसके तहत क्या है कि आप डायरेक्ट मनी ट्रांसफ़र कर देते हैं उनके अकाउंट में। तो अभी 6,000 रुपये हर साल किसानों को दिए जा रहे हैं। इस तरह से बहुत सारे और भी जो स्कीम्स हैं जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जिसको कहते हैं डीबीटी। तो अभी प्रधानमंत्री का बयान आया कि 28 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट ट्रांसफ़र किए गए हैं लोगों के अकाउंट में जो गरीब लोग हैं। तो जब उनके अकाउंट में पैसे आए तो स्वाभाविक रूप से तो परचेजिंग पावर उनका बढ़ गया। अब वो परचेजिंग पावर जब बढ़ा, स्पेशली रूरल एरियाज में बढ़ा जहाँ की कंजम्पशन कम होता है, बहुत कम था, तो उससे हमारी इकोनॉमी को बहुत ह्यूज बूस्ट। और उसमें एक और बात है कि जी। जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम से प्रधानमंत्री ने आम लोगों तक पैसा पहुंचाने का काम किया। हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1985 में कहा था कि एक रुपया का 15 पैसा पहुंचता है और 85 तो पैसा 85 पैसा बीच में चोरी गायब हो हो जाता है। तो प्रधानमंत्री ने 85 पैसा और वो 15 पैसा 1 रुपया पहुंचाने का, माने पूरा का पूरा पैसा गरीब के खाते में पहुंचाने का काम डायरेक्ट किया। पहुंच रहा है। तो ये बहुत ऐतिहासिक काम हुआ है भारत में। और इसमें सचमुच में जो कहा जा रहा है कि परचेजिंग पावर, क्योंकि गरीब के हाथ में जब पैसा मिलेगा तो गरीब अपनी आवश्यकताओं की चीजों को खरीदेगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगा। तो देश में परचेजिंग पावर बढ़ा है, इसमें कहीं कोई शक नहीं, शक शुबा इसमें नहीं है। और आप कह सकते हैं कि ये प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि गरीबों के घर तक के बिना बिचौलिया के उन्होंने पैसा पहुंचा दिया है। सर, इवन इस बजट में भी उन्होंने इसको बढ़ाने की कोशिश की। जो टैक्स रिलैक्सेशंस जो उन्होंने दिया है, इन टैक्स रिलैक्सेशन से आपका रेवेन्यू थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन आपकी डिस्पोजेबल इनकम, जो इनकम लोगों के हाथ में, वो बढ़ रही है। अच्छा, तो टैक्स की फिर जब से बात मैडम आपके- करती हैं तो भगवती जी, टैक्स कम किया तो स्वाभाविक रूप से टैक्स कम हुआ है तो सरकार को तो घाटा होगा ही। जी नहीं, आप इसको गलत रूप से ले रहे हैं। हाँ, लेकिन इसका फायदा क्या है? गलत रूप से आप ले रहे हैं हाँ, जी इसको। अगर टैक्स का स्लैब कम किया गया जी, है, जी। तो आपके जो करदाता हैं वो बढ़ेंगे। अच्छा, नंबर्स, वॉल्यूम। ठीक है, तो आप रोटेशन देखिए। एक आदमी से बेनिफिट्स की बात जहाँ तक उठती थी कि 20 रुपया उसने दिया, अगर आप 2 आदमी मिलकर के दे रहे हैं, 10-10 रुपया दे रहे हैं, तो भी फिर वो 20 रुपया हो गया। तो इससे वो लोग भी इस दायरे में आ रहे हैं या आना चाह रहे हैं, क्योंकि टैक्स, इनकम टैक्स पेमेंट करना लोगों को अब लगता है कि नहीं, ये अच्छी बात है, हमें पेमेंट करना चाहिए। जागृति आई है। वो जागृति आई है। दरअसल पप्पू जी क्या है कि वो परसेप्शन लोगों का लगता है कि मैंने टैक्स घटाया गया, तो ये कोई गलत बात नहीं, परसेप्शन होता है। Perception। तो ये परसेप्शन को आपसे जानना चाह रहे थे कि जो हाँ, लेकिन हाँ, वही वास्तविकता में उससे फायदा होगा, वास्तविकता से फायदा। वास्तविकता में। लेकिन ऐसा लगता है देखने में कि भाई घटा दिया तो इससे कम होगा, वैसी बात नहीं। वैसी मैंने कोई हाँ। बात नहीं। वो जवाब भी उन्होंने ही दे दिया कि ऐसी जी, कोई जी। बात नहीं है, घटा दिया तो भी कोई वैसी बात नहीं है, Number लगा ये of कम कर दिया taxpayers गया, बढ़ ये जाए। रोटेशन बढ़ाया है। रोटेशन बढ़ाए। बहुत अच्छे से घटा निश्चित इस रूप से बार। देखिए, जो स्कीम बनाई गई जी। है, जो भी टैक्स स्लैब्स में जो भी परिवर्तन लाए गए हैं, वो एक बहुत सोची समझी और नपी तुली स्कीम है। इसको समझने के लिए अभी लोगों को समय लगेगा, 2-3-4-5 महीना, अभी इतनी जल्दी इसको समझ नहीं सकते हैं आप। लेकिन जो भी कदम उठाए गए हैं वो निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक कदम के रूप में देखा जा सकता है। लोगों को बहुत उम्मीद हमेशा से रहती थी हर बजट में कि इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव हो, बहुत सी चीज़ों में बदलाव हो, जो कि इस बार देखने को मिला है। लोगों के सामने खुल करके 2 तरह की योजनाएं लाई गई, आप इसको चुनिए या इसको चुनिए। नहीं, भगवती जी, एक चीज़ बताइए कि जैसे टैक्स रिलैक्स हुआ थोड़ा लोगों को, तो इसको कैसे देखते हैं व्यापारी, कैसे देखते एक हैं? सीधी सी आम बात को- आम नहीं, व्यवसायी। नहीं, आप एक सीधी आम व्यापारी को छोड़ दीजिए, आप आम आदमी को देखिए। जी हाँ, आम आदमी। जो आदमी 5 लाख रुपए में टैक्स देने को मजबूर था, 7 लाख में नहीं दे सकता। 7 लाख तक का उसको बेनिफिट हुआ है, 2 लाख का बेनिफिट हुआ है। अब आप इसी हिसाब से देखिए, आप लोग जो औसत की बात करते हैं ना, जी, औसत जी। आप सड़क किनारे सब्जी बेचने वाले को अगर आप देखें, उसका औसत बिक्री अगर रोज का 1,000 रुपया है, उसका कोई फिक्स कस्टमर नहीं होता है, उसका कोई फिक्स ग्राहक नहीं होता है, लेकिन शाम की शाम औसतन उसको 1,000 रुपये मिलता है। तो जी, ये बिल्कुल। औसत जो होता है ना, इस औसत के रूप में अगर आप हर चीज़ों को देखेंगे
आपको समझ में आ जाएगी बात कि टैक्स स्लैब में जो छूट दी गई है औसतन आम आदमी को कितना फायदा पहुंचाएगी। इसका एक आंकड़ा भी है जी जी बिल्कुल। जो अभी जो नया टैक्स सिस्टम लागू किया गया है उसमें 3 मुख्य बातें हैं। एक, 6 स्लैब्स जो पहले थे अब उसको 5 कर दिया गया है। अच्छा, उसको घटा करके 5 कर 5 दिया slabs गया। हैं। जी बिल्कुल। दूसरा, जो टैक्स रेट्स थे वो कम कर दिए गए हैं। और तीसरा, जो 5 लाख रुपए तक इनकम जिनका था उनको अभी तक रिबेट के माध्यम से टैक्स नहीं लगता था, अब 7 लाख रुपए वालों तक वाले जो इनकम वाले हैं उनको अब टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन उसके ऊपर वालों को लगेगा। अब इसमें एक कैलकुलेशन हुआ है कि ये जो नया टैक्स स्लैब और रेट्स आया है उसके अनुसार इंडिया में 35,000 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा मनी लोगों के पॉकेट में आएगा। अच्छा 35,000 करोड़। अच्छा, इसका भी बेनिफिट मिलेगा, बाजार में ये मनी जाएगा। ऑफ कोर्स यस। तो सर जैसे हैं भगवती सर हमारे, ये इनको डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा क्योंकि जो 35,000 करोड़ रुपए हैं आपके हमारे जेब में जो आ रहे हैं जी जी, वो कहीं ना कहीं जाके पान बीड़ी सिगरेट में तो खर्च खर्च करेंगे ही, बिल्कुल। तो उसका प्रतिशत कुछ अर्थव्यवस्था खर्च को होगा। उसका बूस्ट मिलेगा। और अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय जहां हर जी। चीज की गणना होती है, तो इसमें भी बताया गया कि इंडिया में 35,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा कंजम्पशन होने से जी। 15 बेसिस पॉइंट जीडीपी का रेट बढ़ेगा। मतलब 100 बेसिस पॉइंट 1% होता है, जी। तो 15 बेसिस पॉइंट उसका जीडीपी का ग्रोथ होगा और उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट वो अलग है। ये बेनिफिट हो रहा है। बहुत अच्छी बात आपने कहा। अच्छा मैडम, जो ये आम भाषा में जो चर्चाएं होती है कैपेक्स साइकिल, ये क्या है और हमारी सरकार इसको कैसे मतलब बूस्ट कर रही है? सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर साइकिल एक बहुत सिंपल चीज़ है कि अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर में अगर चेंज होता है या उसमें बढ़ोतरी होती है तो उसका इनकम पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इनकम में कितना उसका इंक्रीज होता है, उसका इफेक्ट होता है, इसको हम कहते हैं कैपेक्स। अगर हम देखें तो कैपेक्स का मल्टीप्लायर इफेक्ट रहता है। जैसे अभी अगर हम देखें तो जनरली हम 2.45 या 2.95 से इसको कैलकुलेट करते हैं कि अगर हम 100 रुपये कैपिटल एक्सपेंडिचर में डाल रहे हैं तो 295 रुपीज़ हमें नेशनल इनकम पे उसका एडिशनल इफेक्ट पड़ता है, बेनिफिट मिलता है। सर ये पड़ता है जब हम एक्सपेंडिचर करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली हो गया कि आप एसेट्स पे खर्च कर रहे हैं, कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहे हैं। जी जी। तो इससे आपको 2 तरीके से बेनिफिट होता है। एक, जब ये चीज़ें आप बढ़ाते हैं, रोड डेवलप करते हैं, एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है लोगों के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप एम्प्लॉय करते हैं इन चीज़ों को डेवलप करने के लिए, तो उन लोगों के लिए आप उनकी इनकम बढ़ाते हैं। दूसरा, जब आप अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं तो आप बाहर से एफडीआईज को भी इनवाइट कर पाते हैं, लोग बाहर से आके आपकी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं। मतलब तो इसका इन्वेस्टर का मल्टीपल विश्वास बढ़ता है बिल्कुल। आपके देश में। हाँ। और हमारी गवर्नमेंट भी इस बार ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस पे ही इस बजट में काम करना चाह रही है। जितने भी लीगल कंप्लायंसेज हैं उनको ईज ऑफ करना चाह रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी कंट्री में आए, इन्वेस्ट करें, तो उस कैपिटल फ्लो को भी इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो ये एक मल्टीप्लायर है सर, यहाँ हम इंक्रीज कर रहे हैं, उसका कई फोल्ड इफेक्ट हमारा नेशनल इनकम पे पड़ता है। अच्छा विनय जी, मैडम ने जैसे कहा कि कैपेक्स के कारण काफ़ी बेनिफिट हो रहा है। एक सबसे बड़ा जो इस गवर्नमेंट में देखने को मिला है और ख़ास करके कोरोना के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो है उसमें काफ़ी मतलब कुछ भी सरकार रोक नहीं रही है, काफ़ी उसमें 2 तरह की बातें जो आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार पैसा भी निकाल रही, क्योंकि सब्सिडी जो दे रही थी, उर्वरक सब्सिडी, पेट्रोलियम में सब्सिडी, तो ये सब्सिडी कम किया गया है जी। तो खाद्य सब्सिडी ये सब में कम किया गया और पैसा बचाया गया। इन पैसों का उपयोग इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट, पहले क्या होता था सब्सिडी में ज़्यादा पैसा चला जाए, लेकिन आप अब देखेंगे इस बजट में उर्वरक सब्सिडी कम कर दिया गया, पेट्रोलियम में सब्सिडी कम कर दिया गया, किरासन तेल पर सब्सिडी खत्म कर दिया गया बजट में, और खास करके इसमें अगर आप देखिएगा गैस में भी बहुत मामूली सब्सिडी अब बच गया है, बहुत मामूली तो इस समय ह्यूज मनी जाता था। और उर्वरक सब्सिडी में तो ज़्यादातर उद्योगपतियों के हाथ में चला जाता था और कालाबाजारी होता था। तो नीम कोटेड उर्वरक बनाया गया कि अगर जो कंपनी से हम खरीद रहे हैं नीम कोटेड है, जो आप उसको घाल मिल नहीं कर सकते हैं, बाजार में बेच नहीं सकते हैं, तो जो सब्सिडी दिया जा रहा था उर्वरक को, तो उसके लिए भी सरकार रोकथाम की गलत हाथ में नहीं जाए, किसानों के हाथ में जाए। नीम कोटेड यूरिया, नीम कोटेड मतलब
वो जो क्या कहते हैं भ्रष्टाचार था उस पर भी नियंत्रण ऐसा किया होता गया है। और सब्सिडी कम करके ज्यादा लाभ किसानों को पहुंचाया गया। और इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो पैसा बचा उसका खर्च इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पर भगवती किया जी, गौतम जी, ऐसा इसका होता है हाँ, ना कि इसका क्या बेनिफिट देश के विकास के जी। लिए जो 2-3 मायने रखते हैं ना, जी अगर आपकी अर्थव्यवस्था कहीं स्थिर हो चुकी है तो उसको बढ़ाने के लिए सबसे पहले क्या रहता है, संरचनाओं पर विनिमय। जी जितनी संरचनाओं पर आप खर्च करेंगे पैसे उतने बाजार में आएंगे। अगर पैसे बाजार में नहीं है तो आपका रोटेशन नहीं चलेगा, आपका बाजार विनिमय दर बिल्कुल जीरो होकर रह जाता है। लेकिन अगर पैसे बाजार में आ रहे हैं तो उसके लिए सरकार के पास जो सबसे बड़ी सुविधा है वो है संरचनाओं पर खर्च। रोड हो, किसी भी तरह का कोई भी संरचना जी हो, वही पैसा लोगों के आम आदमी तक जाता है। इसलिए आपको संरचनाओं पर ही सरकार का फेस ज़्यादा है। और हमको लगता है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से संरचनाएं बन रही है, निश्चित रूप से हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत गति मिलेगी। इवन डॉक्टर सर हम इस पे एक अब आप छोटी देखिए सी ना, चीज इंफ्रास्ट्रक्चर की जब आप बात कर रहे जी, जी। थे तो एक आंकड़ा है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग का, तो उसमें कहा गया कि 22-23 में जो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के आवंटन में 21 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 67,959 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई, यानी कुल वृद्धि 52%। अब 21-22 की तुलना में 52% का वृद्धि किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर, वो- खास वो- करके वो- सड़क के क्षेत्र में। तो आपको पूरा देश में सड़क का आप जाल देख सकते हैं। अगर कहीं भी चले जाइए देश के किसी कोना में, चाहे कन्याकुमारी चले जाइए या असम में चले जाइए या आप लेह में, लद्दाख में चले जाइए, देश के किसी कोना में चले जाइए तो आपको पता चलेगा कि सड़कों का विकास किस तरह से हुआ। तो पहले एक ज़माने में ग्रेंटन रोड हुआ करता था, शेरशाह सूरी रोड लाहौर से लेके कलकत्ता तक। तो उसके बाद अगर कोई रोड ढाका के तक। सेक्टर में काम किया तो अटल जी की सरकार ने किया था, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना बनाया बिल्कुल। और ग्रामीण सड़कों को जोड़ने का एक अद्भुत योजना। आज जो गांव में आप पक्की सड़क देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का उस समय का देन है कि उन्होंने उस आज के जो मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनको बुला के कहा था कि हम गांव को, शहर को तो हम जोड़ते हैं लेकिन गांव को कैसे जोड़ सकते हैं। तो नितिन गडकरी उस समय बॉम्बे के में मंत्री हुआ करते थे, महाराष्ट्र में मंत्री थे, तो उन्होंने एक योजना प्रस्तुत की थी अटल बिहारी वाजपेयी जी को कि हम ग्रामीण सड़कों को जोड़ेंगे। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अटल जी ने शुरू कराया और आज अब बिहार में, झारखंड में तमाम छोटे छोटे इलाके में आप देखेंगे कि सड़कों का जाल बिछा हुआ है। और अब शहरों को भी जोड़ने का योजना, आप जैसे बॉम्बे से लेके आप देखिए। विनय जी, उस विषय पर हम लोग और चर्चा करेंगे। जो सरकार के द्वारा, जैसे विनय जी ने बहुत अच्छी बात कही कि विभिन्न क्षेत्रों में जो हम सब्सिडी देते थे उस पैसे को निकाल करके और इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने पंप किया है, तो इसका लाभ, इसका क्या लाभ एक तो दिखता है, स्वाभाविक रूप से दिखता है कि रोड बन रहे हैं, रेलवे लाइन बन रहे हैं, हम चल रहे हैं, व्यापार आसान हो रहा है। दूसरा लाभ इसका क्या होगा? उसमें एक सर, और चीज जोड़ जैसे- देते हैं, एक चीज और जोड़ देते हैं कि सब्सिडी भी गलत हाथों में जा रहा था, उसको भी चेक करने का उसको बाद में हम लोग प्रधानमंत्री- चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इसी पे किया, ही चेक बात करने का करने वाली काम। थी, और सर। सब्सिडी अब सही हाथों में जा रहा है, जी। डीबीटी के माध्यम से सब्सिडी सही हाथों में जा रहा है। नहीं गौतम एक जी, तो- संरचना के विकास पर जो आपने सवाल किया मैडम से, मैं आपसे ही पूछता हूँ, अगर अभी आप किसी भी परिस्थिति में कहीं भी जाने की सोचें तो आपको क्या पहले वाली स्थिति नजर आती है? नहीं, वो तो है। हम तो साफ, हम देखो तो यही है, यही है, सर। यही इसका पूरा सार है कि सरकार के किए गए प्रयासों के मध्य जो भी हुआ, जो भी प्रयास हुए हैं, उसके चलते आज आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं बाय रोड दिल्ली जा सकता हूँ, मैं बाय रोड जयपुर जा सकता हूँ, मैं बाय रोड धनबाद पहले 7 घंटा लगता था, 3 घंटे में पहुंच जाता। जी जी, एक तो आप इसको देखिए, आप इससे ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा, मालों की आवाजाही बढ़ी, लोगों तक जो सुविधाएं मुहैया हो सकती थी पहले 7 घंटे में होती थी, अब 3 घंटे में होती है। नहीं, उसमें एक और बात जोड़ देते हैं। एक मिनट नहीं, मैडम, एक मिनट, ये उसमें एक चीज जोड़ देते हैं कि उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, उसके तरफ किसी का ध्यान नहीं कि पेट्रोल और डीजल का खपत बचा, जी। जो हम विदेश से मंगाते हैं, विदेशी जो विदेशी मुद्रा मुद्रा की की बचत भी हुई, इस बड़ा काम से विदेशी मुद्रा की बचत हुई। और प्रधानमंत्री का ये जो कदम हुआ, उससे कितना विदेशी मुद्रा बचाया गया,
तो विदेशी मुद्रा अगर आप बचाएंगे तो आज हम लोग आज बहुत मजबूत राष्ट्र के रूप में जाने जा रहे हैं, जबकि हमारा पड़ोसी देख लीजिए पाकिस्तान की क्या स्थिति है, माली हालत बहुत ही गड़बड़ है। श्रीलंका का देख लीजिए, जो बगल के पड़ोसी देश है, बांग्लादेश का स्थिति देख लीजिए, और उसके तुलना में आज हम दुनिया के सबसे शक्तिशाली आर्थिक कहला रहे हैं। आर्थिक रूप से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही है। अमेरिका और चीन, बिल्कुल 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 नहीं, ये तो दिखता है, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि पेट्रोल की बचत हो रही है, हम दिल्ली जा सकते हैं, हम जयपुर जा सकते हैं, ये तो साफ दिखता है। इसका जो दूसरा पक्ष है, जो पैसा पंप हो रहा है, जो आ सर रहा है, अभी तक जो गवर्नमेंट ने इस बजट में क्या है, सब्सिडीज कम की, आपकी फूड पे सब्सिडी कम की है, मनरेगा का बजट एलोकेशन उन्होंने कम कर दिया है, जो आपकी ये मार्केट इंटरवेंशन स्कीम्स थी जो मिनिमम प्राइस सिक्योर करती थी उसका कम किया। एक्चुअली इसमें हो क्या रहा था सर, जैसे मनरेगा की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट हम गारंटी करते हैं, नहीं तो हम अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देंगे। तो कहीं ना कहीं ये पैसा क्या हो रहा था, किसी प्रोडक्टिव पर्पस के लिए खर्च नहीं हो रहा था। बिल्कुल। अब क्या है, इस बजट को कम करके उन्होंने इसको मार्केट में डाल दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में डाल दिया। तो अब क्या कि इससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा सही में अब काम मिलना शुरू होगा। तो वो पैसा अब क्या हो रहा है, प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए किसी रूप में लोगों के पास आ रहा है। क्योंकि जब तक हम फ्री बाइज देते रहेंगे, फ्री में देते रहेंगे, उससे हमारी इकोनॉमी का डेवलपमेंट नहीं होगा। बिल्कुल। अनटिल एंड अनलेस उस पैसे को हम प्रोडक्टिव यूज के लिए लेके आए, तब तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में ठीक है, वी हैव रियली डेवलप्ड, और इन स्टेप से मुझे लगता है कि हमारी डेवलपमेंट और फॉस्टर करेगी, क्योंकि वी आर प्लानिंग टू बी अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी इन 2027। बिल्कुल। अभी 5th लार्जेस्ट है, वी आर प्लानिंग टू बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, उसके बाद वी आर प्लानिंग टू बी गो अहेड विद द 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी। तो ये जब तक हम मेजर्स नहीं लेंगे, जब तक हम पैसा प्रोडक्टिव पर्पसेस पे नहीं लाएंगे, अपने इंफ्रा को डेवलप नहीं करेंगे, तो वो टारगेट अचीव करना थोड़ा डिफिकल्ट। एक चीज मैं आपको एक मिनट मैं थोड़ा सा आपको सुधारना चाहूंगा। एक मिनट सर, एक मिनट मेरी बात भी सुनिए। आपने जो बोला कि किसी न किसी रूप में पैसे आ रहे हैं, किसी न किसी रूप में नहीं आ रहे, उत्पादकता के साथ आ रहे हैं। उत्पादकता के साथ आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पहले किसी न किसी रूप में आते थे, अब उत्पादकता के साथ आ रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जो सरकार इधर के दिनों में जो की है वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसको काफ़ी चार्ज किया है इस सरकार ने, और कई स्कीमें उसमें। तो इसको किस रूप में आप देखते हैं, कैसे चार्ज कर रही है, कौन कौन सी स्कीम? ये अभी एक्चुअली आपने देखा होगा एक स्लोगन ही निकला था, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया, बिल्कुल है ना जी। और मेक इन इंडिया का एक छोटा सा बानगी आपको बता रहे हैं। 2015 में हम टोटल 5 करोड़ 40 लाख फोन बनाते थे, अभी 31 करोड़ फोन बना रहे हैं। 31 करोड़ फोन का उत्पादन कर रहे हैं, हैंडसेट। हम लोग जी हैंडसेट 5 करोड़ 40 लाख से 31 करोड़, मतलब रफली कितना 5 गुना बढ़ गया इन ए मैटर ऑफ 6 ईयर्स जी। तो मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है उसमें यह है कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका अभी योगदान 15% है हमारे जीडीपी में, और इसको बढ़ाना है और कर देना है 21%। लेकिन कैसे होगा ये, तो उसके लिए भारत सरकार ने एक गेम चेंजर पॉलिसी लाई। वो कौन सी पॉलिसी? गेम चेंजर कहते हैं उसको जी, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव। अच्छा, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव में 2 मेन चीजें ये हैं कि PLI। आपको, हाँ PLI, कि पहले तो कि आपको एड़ियां नहीं रगड़नी होंगी अपने मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री यूनिट को खड़ा करने के लिए। हाँ, आपको तुरंत लाइसेंस मिलेगा, तुरंत बिजली मिलेगी, तुरंत पानी का कनेक्शन मिलेगा, एक ये। और ऊपर से कि अगर आप एक सर्टेन लेवल के ऊपर चले जाते हैं प्रोडक्शन करने में, तो आपको बहुत तरह की टैक्स कंसेशंस मिलेंगी। और भारत हमारा एक ऐसा देश है कि जहां हम सुनते हैं कि टैक्स में बचत होगी, इससे जी, हम उस पर जूझ जाते हैं, टूट पड़ते हैं। तो जैसे ही हमारे व्यापारी वर्ग, और नॉट व्यापारी वर्ग नहीं, आम जो धारणा है, हाँ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, हाँ, उद्योगपति हैं, उनको लगा कि पीएलआई स्कीम का फायदा उठाना चाहिए। तो अभी क्या है कि हर चीज में पीएलआई नहीं है, कोई मेरे ख्याल से 22 से 30 ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें पीएलआई स्कीम है, और उसमें धड़ाधड़ आपका जो है उसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, हमारा इंटरनल डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ रहा है। बहुत ह्यूज फायदा हुआ है उससे, मेक इन इंडिया को थ्रू पीएलआई करने से। मैडम, एक और स्टार्टअप, इसका भी इकोनॉमी में काफ़ी योगदान मिल रहा है, ये कैसे मिल रहा है इसका? सर,
क्या इससे अगर- लिंक्ड है क्या ये, मतलब बिल्कुल, जो manufacturing हमने से? मैन्युफैक्चरिंग की बात की है, स्टार्टअप्स बिल्कुल उनसे लिंक्ड है। एक तो हमारी जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्रीज है वो, दूसरा या तो हम किसी के पास काम करें या खुद अपना करें। जी। तो अगर हम खुद अपना करेंगे तो और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को दूसरों के लिए भी हम जनरेट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये जो सर ने PLI स्कीम की बात कही, हाँ, इसमें हम जो लाइसेंसिंग बैरियर्स वगैरह हैं ये सब हम बहुत कम कर रहे हैं। इवन जो प्रधानमंत्री जनधन मुद्रा योजना है, जी जी, जिसमें हम आप जो नॉन फार्म या नॉन कॉरपोरेट जो इनिशिएटिव्स हैं उनके लिए जो 10 लाख तक जो उनको कैपिटल चाहिए, उसके लिए भी गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, दे रही है। सो सर ऑब्वियसली स्टार्टअप्स जितने ज़्यादा होंगे हमारे, उतने ज़्यादा इकोनॉमी के लिए फ़ायदा है, क्योंकि वो उतने ज़्यादा लोग, पहले तो वो खुद एम्प्लॉयड हो गए, उनका एक अर्निंग साइकिल है, दूसरा उन्होंने दूसरों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट की, कंट्री की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ा दी। जैसे सर ने कहा मेक इन इंडिया, उसी के साथ एक और स्लोगन आई वुड लाइक टू एक्ट वोकल फॉर लोकल। वोकल फॉर लोकल, अनटिल एंड अनलेस वी बाई आवर ओन प्रोडक्ट्स, तो उसको मैन्युफैक्चरिंग का फायदा नहीं है। बट स्टार्टअप्स के लिए मैं यही कहूँगी कि जो हमारे नए नए स्टार्टअप्स है, वी शुड ऑल बी वोकल फॉर लोकल। उनको हमें खरीदने की ज़रूरत है, खरीदना चाहिए, रादर देन गोइंग फॉर द इम्पोर्टेड प्रोडक्ट। जितना हम इम्पोर्ट करके मंगाते हैं, जितने हम US टूर्स पे जाते हैं सर, उतनी ही हमारी करेंसी वीक होती जाती है। बिकॉज करेंसी की वैल्यू कहाँ से आ रही है? जो करेंसी की मार्केट में डिमांड है। जी, तो अगर हम अपनी दूसरी करेंसीज को ज़्यादा डिमांड में रखेंगे, इतने टूर्स पे जाएंगे, ठीक है, बाकी क्रूड ऑयल एंड दीज थिंग्स आर ऑल डिफरेंट, कि वो एक तो है ही पार्ट। दूसरा, अपने लेवल पे ये इनिशिएटिव्स हम ले सकते हैं ताकि हम अपनी करेंसी की वैल्यू को और डिप्रिशिएट होने से हम रोक सके, बचा सबसे सके। एक और बड़ा योगदान जी। इसमें आया ना डिफेंस सेक्टर में। डिफेंस सेक्टर में, यस सर। जो पैसे विदेशी मुद्रा हम खर्च करते थे हमारे डिफेंस सेक्टर में, आज लोग हमसे, हाँ। भारत से लोग उन चीजों को खरीदने के लिए लालायित हैं। हाँ, काफी अभी आपने देखा विमान होगा, वगैरह भी, काफी विमान वगैरह जितने भी पहले हम लोग खरीदते थे, अब लोग हमसे खरीद रहे हैं। तो ये एक बहुत, देखिए, विदेशी मुद्रा का जो भंडार होता है ना, आपकी संपन्नता को दिखाता है, देश की संपन्नता को बताता है कि आपके पास कितना विदेशी मुद्रा का भंडार है। आज के दिन में अगर आपके पास सक्षम है, आप विदेशी मुद्रा से भरे, जैसे विनय भाई ने बताया, तो उसके हिसाब से सोचिए कि अगल बगल के पड़ोसी देशों में जो स्थिति है, उससे हम 1-8 लाख गुना ज्यादा अच्छे। तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण विदेशी मुद्रा का भंडार है। Reserves और जो आज भी जो चीजें हम लोगों से खरीदते थे, लोग हमसे खरीद रहे हैं। तो विदेशी मुद्रा हमारे पास आ रही है, न कि जा रही है। तो ये बहुत बड़ा अंतर नहीं आएगा। विनय जी, देखिए, एक चीज हम स्पष्ट करना चाह रहे थे कि जो मनरेगा की बात हो रही, मनरेगा में इसमें 73,000 करोड़ आवंटन किया गया। जी जी, लोग कह रहे हैं कि कम किया गया, लेकिन कम किया गया नहीं, समझिए इसको। चूंकि 21-22 में कोविड का प्रकोप था, तो कोविड का मूल बजट में 73,000 करोड़ था उस समय भी, लेकिन जब कोविड का प्रकोप आया तो प्रधानमंत्री ने उसको बढ़ा दिया और 98,000 संशोधित बजट में कर दिया। तो उसके कारण वो बढ़ा था, चूंकि उस कोविड खत्म हुआ, चूंकि कोविड के काल में या उस समय जो गांव में आ गए थे, गांव में कोई रोजगार नहीं था, तो प्रधानमंत्री गांव के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा में 98,000 करोड़ का प्रावधान किया। जब अब कोविड खत्म हो गया, फिर लोग चले गए रोजगार में, सब चले गए, लोग बाहर काम करने के लिए गांव में रह गए, तब भी 73,000 करोड़ का। तो इसको समझना पड़ेगा कि ये कमी नहीं किया गया, उस समय इसलिए बढ़ा गया कि कोरोना के कारण। लेकिन जो मूल बजट है 21-22 का, उसमें 73,000 करोड़। उसी तरह से प्रधानमंत्री किसान योजना जो है, उसमें भी बजट बढ़ाया गया। किसानों को जो आय में मदद करने के लिए जो प्रधानमंत्री का, उसमें भी इस बार बजट में प्रावधान किया गया है, उसमें वृद्धि की गई है। मेरे ख्याल से 68,000 करोड़, 68% के हिसाब से सर, हाँ, वो 68 सेक्टर में जो वृद्धि हुई है, 68,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। तो वो भी पिछले बार से 21-22 की तुलना में देखिएगा तो 0.7% की उसमें भी वृद्धि की गई। तो चीज़ों को समझना पड़ेगा। लोग आलोचना करने के लिए भाई मनरेगा में पैसा कम कर, लेकिन मनरेगा में कम नहीं किया गया। मूल बजट जो अगर 21-22 का देखिएगा तो उससे ज़्यादा पैसा इस बार भी है, सिर्फ कोरोना के कारण जो बढ़ाया गया उसके लिए। हाँ, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर कम कर दिया गया है, ग्रामीण जो लास्ट टाइम से उसको कम, लेकिन इन्फ्लेशन इफेक्ट भी तो नहीं कंसिडर किया गया है सर। अगर हम इन्फ्लेशन इफेक्ट की बात करें तो लास्ट टाइम जितना एलोकेट किया हमने उस बार भी उतना ही एलोकेट किया। तो उसके हिसाब से भी इवन कैपिटल एक्सपेंडिचर की भी हम कह रहे हैं बजट बढ़ाया गया, बट फिर भी अगर हम इन्फ्लेशन के हिसाब से देखें तो उसको भी उस चीज को रक्षा बजट भी नहीं किया गया। इसी पर अभी आ रहे हैं, इसी विषय पर। डिफेंस का भी बजट बढ़ाया। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारी जो सरकार है वो काफ़ी कई मामलों में
आगे बढ़ करके मतलब फ्रंट पर खेलना शुरू कर दी है। और ख़ास करके जो रक्षा वाला जो क्षेत्र है उसमें हम बहुत सारे ऐसे चीज़ का उत्पादन करने लगे हैं जो दुनिया में उसकी मांग बढ़ी है। इसका क्या लाभ अपने देश को हो रहा है? जैसा कि सर ने भी बताया हाँ कि जी। एक्चुअली हमारा ज़्यादातर डिफेंस का जो रिक्वायरमेंट था हम लोगों को इंपोर्ट करना होता था जी बिल्कुल जी। और एक तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार उतना नहीं होता था, ऊपर से देश की रक्षा के लिए तो जैसे भी है हमें पैसे चाहिए करना ही होते थे। पड़ेगा। तो हमारा बहुत सारा पैसा विदेशी मुद्रा जो है वो डिफेंस को इंपोर्ट करने में लग जाता था। लेकिन जब से ये सरकार आई है तब से इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर तो जोर दिया ही, लेकिन साथ में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा जोर दिया है। तो अभी वो आंकड़े अनफॉर्चुनेटली मेरे पास नहीं है कि कितने का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है डिफेंस सेक्टर में, लेकिन बहुत बड़ा एक अमाउंट जो है जो हमारा विदेशी मुद्रा का खर्च होता था डिफेंस इंपोर्ट में, अभी वो हम बचा ले रहे हैं। वैसे कुल बजट का 13.3% है रक्षा का बजट। हाँ, रक्षा का बजट रक्षा का जी। और जी। जैसा इन्होंने एक चीज और भी कहा कि पहले तो हम नेट इंपोर्टर थे, अभी हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। वही जी। उसी विषय पर। तो मतलब है कि देखिए रक्षा सौदे ऐसे सौदे होते हैं जिसमें कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज कोई देश नहीं करता है। और आपका अगर कोई रक्षा इक्विपमेंट कोई खरीदना अगर विलिंग है, खरीद रहा है, मतलब है कि उसको इसकी गुणवत्ता के प्रति वो आश्वस्त है जी बिल्कुल, तभी वो खरीद रहा है। आपकी विश्वसनीयता बढ़ी है। जी। और आप देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो बैंगलोर बेस्ड कंपनी है, जी। अभी ऐसे ऐसे हेलीकॉप्टर्स वो बनाना शुरू कर रहे हैं हमारे एयरफोर्स के लिए, जो कि हम लोगों को पहले मंगवाना पड़ता था बाहर के देशों से। तो हमारा मतलब देश काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है इवन डिफेंस सेक्टर में, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि बहुत सारी चीज़ें भी की जानी बाकी है, ये जरूर है। अच्छा, HAL के बारे में विनय जी एक खबर चली कि भाई हमने 15 या 20 तेजस ऐसे बेचा है बाहर के देशों में, उसका भी काफ़ी चर्चा है उस विषय पर। निश्चित रूप से देखिए है क्या कि आप डिफेंस के क्षेत्र में पहले बहुत वीक थे, पहले हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते थे। और आपको बताया कि एक बार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे, एक बड़ा अच्छा किस्सा सुनाते थे लोगों को मीटिंग में कि वही क्या हुआ कि एक आदमी लाइसेंस लिया बंदूक का और वो जा रहा था जंगल में, उसको बाघ मिल गया। तो बाघ बोला कि भाई जो शिकारी था बोला कि भाई मेरे पास लाइसेंस है। बाघ बोला कि हम लाइसेंस नहीं जानते हैं, आपके पास बंदूक है तो चलो। बाघ खा गया शिकारी को। तो पहले हम लोग लाइसेंस खाली लेके घूमते थे, अब क्या है कि ज़मीन पर काम हो रहा है। और ये ज़मीन पर काम करने के पहले हम लोग कहीं कहते थे कि हम विदेश से कर लेंगे, टाई अप कर लेंगे और कुछ सामान पुर्जा ले आएंगे और पुर्जा को असेंबल करके बनाएंगे, ये करेंगे। अब हम लोग अपने उस पर ध्यान दे रहे हैं, अपने उस पर निर्माण कर रहे हैं। और खास करके अनुसंधान के क्षेत्र में हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। पहले अनुसंधान के क्षेत्र में बहुत कम खर्चा होता था इंडिया में, जापान में, दूसरे राज्य देशों में, अमेरिका में सबसे ज़्यादा। अगर R&D की जो बात अब कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा अगर खर्च होता था तो अमेरिका वगैरह में होता था, जापान में होता था, जर्मनी में होता था, चाइना करता था उसमें भी चाइना करता था। लेकिन हमारे देश में R&D पर खर्च बहुत कम होता था। अब हम R&D के क्षेत्र में ध्यान दे रहे हैं और बड़े बड़े उद्योगपति भी उस क्षेत्र में ध्यान दे रहे हैं। इवन अंबानी वगैरह भी उस क्षेत्र में काफ़ी ध्यान दे रहे हैं और कई चीज़ों पर रिसर्च उनका कर रहा है, उनका अदानी भी कर रहे हैं। भगवती जी, बड़े बड़े व्यापारी भी इस दिशा में काम कर रहे हैं, इसका क्या मतलब हेतु क्या है? अगर आप समझें बड़े बड़े व्यापारी हैं कौन? कोई नहीं, सरकार सबसे बड़ा व्यापारी है। जी, सरकार से बड़ा कोई व्यापारी नहीं होता है। और सरकार जब खुद अपने से इन चीज़ों में पिल गई है कि मुझे इसका विकास करना है, मुझे इसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है और इसका उत्पादन करना है। आपको याद होगा 10-15 साल पहले हम लोग सुनते थे कि सेना के पास इतनी ही गोला बारूद की। हाँ बिल्कुल। अब तो आज के दिन में समझ में आ रहा है कि सेना आज पूरे विश्व में सक्षम है। हमारी सेना, गर्व से कह सकते हैं कि हमारी सेना सिर्फ सरकार के प्रयासों के कारण सक्षम है। सेना के पास जो आयुध होने चाहिए, जो विमान होने चाहिए, जो भी इक्विपमेंट होने चाहिए, इक्विपमेंट्स होने चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशंस उनके पास होनी चाहिए, अपने बनाए उपकरणों से वो प्राप्त कर रहे हैं। तो ये बड़े गर्व की बात नहीं है? गर्व की तो ये बात उपलब्धि 15 सालों की नहीं। व्यापारियों का इस व्यापार में व्यापारियों का बढ़ रहा है, मतलब निवेश बढ़ रहा है। देखिए, रक्षा क्षेत्र में व्यापारी नहीं आ सकते। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां इसमें गोपनीयता होती है। इसमें बड़े व्यापारी वैसे ही आ सकते हैं जिनके पीछे
काफ़ी मेहनत और मशक्क़त करनी पड़ती है, उसमें सभी व्यापारी नहीं आ सकते। हम उसमें योगदान ये दे सकते हैं कि हम अपने प्रयास को लोगों तक पहुंचाएं, सरकार को सहयोग करें, ये हम कर सकते हैं। बाकी सभी व्यापारी रक्षा क्षेत्र में नहीं जा सकते। नहीं, अभी कोई एक डॉक्टर साहब ज़्यादा जानते होंगे कि कोई एक स्टार्टअप रॉकेट बनाया और उसका काफ़ी चर्चा हुई। नहीं, ऐसा क्यों आप सोचते हैं? एक रॉकेट ही 3 साल में डेवलप किया हाँ, उसने। और बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे टाटा ग्रुप डिफेंस सेक्टर में है, फिर आपका अदानी ग्रुप डिफेंस सेक्टर हाँ, में है। अडानी डिफेंस में आ रहे हैं। हाँ, डिफेंस में है और उनका अच्छा खासा R&D है। मेरा कहने का मतलब है कि सर ठीक कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा सा इशू होता है क्योंकि वो गोपनीय चीजें हैं और कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए। उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हर आदमी के पास नहीं हो सकता। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में हमारे ऐसे कंपनीज हैं, टाटा ग्रुप में और अदानी ग्रुप में और बहुत सारी कंपनीज हैं जो बहुत बड़े लेवल पर डिफेंस का प्रोडक्शन कर रही हैं और पूरी गोपनीयता के साथ कर रही हैं और पूरे विश्वसनीयता और गुणवत्ता के साथ कर रही हैं। देखिए, हर जगह कहीं भी हो, आप यूपीएससी का क्वेश्चन छपता है तो आपको मालूम है रांची में भी क्वेश्चन छपता है। तो भाई जब आप किसी को जिम्मेदारी देंगे तो वो पूरी गोपनीयता के साथ, नहीं तो उनका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। तो गोपनीयता तो जब भी कोई कंपनी, बड़ी कंपनी करेगी तो जो आप पैरामीटर तय कर दीजिएगा उस पैरामीटर से बाहर कोई कंपनी जा नहीं सकती है। तो निश्चित रूप से प्राइवेट सेक्टर हर जगह, दुनिया के अगर आप मुल्कों को देखेंगे तो दुनिया में प्राइवेट सेक्टर के लोग जहाज बना रहे हैं, हेलीकॉप्टर बना रहे हैं, बम गोला बारूद बना रहे हैं। हम लोग बहुत सुनते थे बोफर्स, तो बोफर्स क्या स्वीडन की एक कंपनी है जो बनाती थी। तो हर दुनिया में बना रहा है, तो यहाँ भी इस तरह का ओपन किया गया और जो पैरामीटर आप तय कर दीजिएगा उस पैरामीटर के तहत ही बनाएगा। आप कहिएगा आपको नहीं बेचना है, उसको राष्ट्रीय इंटरेस्ट हित में आपको श्रीलंका को नहीं देना है या कोई दूसरे कंट्री को नहीं देना है या कोई, तो उस हिसाब से वो कंपनी काम करेगी, राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए वो काम करेगी। तो इसलिए वो ओपन हो रहा है तो ये अच्छा है, प्रतिस्पर्धा होगा और बेहतर सामान बनेगा। लेकिन इसमें क्या है सर कि पहले हम कोई 20-21 साल पहले तक सक्षम भी नहीं थे कि हम अपने डिफेंस का रिक्वायरमेंट खुद बना पाए। लेकिन इधर हमारा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और उससे एसोसिएटेड जो ह्यूमन रिसोर्स है वो इतना आगे बढ़ा है कि अब वो दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को टक्कर देने के लिए तैयार है। देखिए, दुनिया में परसेप्शन हम लोगों का बदला है। पहले अगर अमेरिका और जाते तो वहाँ के लोग समझते सांप का देश, सांप सपेरों का देश। आज क्या है कि आज हमारा आईटी का लड़का पूरे दुनिया को चला रहा है, चाहे गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, ट्विटर हो, सारा दुनिया को चला रहा है। तो हमारे देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं। अपॉर्चुनिटी अगर मिलेगा तो वो प्रतिभा प्रोडक्शन भी देगा। यही ग्लोबल ऑफशोरिंग जो हम बात करते हैं, और विनय जी, सरकार उपलब्ध भी करवा रही है, बिल्कुल उपलब्ध भी करवा रही है। अब देखिए ना, सरकार उसमें प्रमोट कर रही है। अब 20 देशों का जो हो रहा है T20 दरअसल क्रिकेट की बात है, क्रिकेट का T20 का प्रचलन ज्यादा इसलिए नहीं यही रांची में 2 तारीख को बैठक है, यही सी रांची में 2 मार्च को T20 मैंने G20 की बैठक है, G20 की बैठक है। और अब G20 का नेतृत्व प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जबकि इसमें पहले एंट्री भारत का नहीं मिलता था, G20 में एंट्री नहीं मिलता था। तो आप कल्पना करिए कि दुनिया में हमारा कितना महत्व बढ़ा है और हमारे प्रधानमंत्री का कितना महत्व बढ़ा है। और जब प्रधानमंत्री और देश का महत्व बढ़ता है तो खास करके उन विदेश में रहने वाले जो प्रवासी हैं, डिस्पोरा जो कहलाते हैं, इंडियन डिस्पोरा, उनका कितना महत्व बढ़ता है आप कल्पना नहीं कर सकते। उनका आत्मबल भी बढ़ता है। हम लोग विदेश गए हैं और विदेश जाने का मौका मिला है, देखने का मौका मिला है कि उन लोगों में कितना उत्साह होता है जब आपका प्रधानमंत्री मजबूत होता है, आपका देश मजबूत होता है, तो उनको लगता है कि मेरा देश। आज भी वो लोग जो भारत से गए हैं 100-150 साल, फिजी गए या गोयना गए या सूरीनाम गए, तो उनको लगता है कि अभी भी कनेक्ट करते हैं अपने देश के साथ और उनको लगता है कि भारत ही मेरा देश है। तो भारत अगर मजबूत होगा, भारत अगर विश्व गुरु बनेगा तो उनको ज़्यादा खुशी होगी। जो दुनिया भर में करीब दुनिया भर में आप चले जाइए तो भारत के लोग आपको मिलेंगे, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो गोयना हो, कहीं भी चले जाइए आपको इंडियन मिलेगा। जैसे ऐसा विनय जी, सर्वांगीण विकास जो हो रहा है ना वो हर क्षेत्र में हो रहा है, वो चाहे इसको कोई भी आदमी नजरअंदाज नहीं कर सकता। आप सोचिए कि पहले के समय में हम लोग मानते थे औरतों को 2 दर्जे की एक श्रेणी मान के चलते थे। आज देखिए हाँ, मतलब 2 नहीं,
मतलब अपने समान नहीं नहीं मानते रखते थे। थे। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल आज के ठीक समय बात। में देखिए औरतें जो है आज बजट में भी, मैडम अच्छे से बताएंगी, बजट में भी औरतों के लिए बहुत से अच्छे प्रावधान किए गए हैं। आप बेहतर बता सकते हैं क्या क्या हमारी औरतों के लिए। हाँ सर इंक्लूसिव डेवलपमेंट में ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगैरह के लिए है, उनके बिजनेसेस के लिए उनको प्रमोट किया जा रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे जाएं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में बहुत ज़्यादा पैसा उन्होंने लगा रही है गवर्नमेंट की ज़्यादा से ज़्यादा दे पाए। गवर्नमेंट ये आपकी नेशनल असिस्टेंस सोशल स्कीम्स जो है उनके तहत इनको विमेंस को बहुत ज़्यादा एम्पावर कर रही है। सो गवर्नमेंट तो बहुत सारी बेटी स्कीम्स बचाओ, लेके बेटी आई। हाँ, पढ़ाओ। बेटी सुकन्या समृद्धि है सर, लॉट ऑफ स्कीम्स आर देयर जिसके थ्रू गवर्नमेंट प्रमोट कर रही चीज है। हम लोगों ने तो सारे सेक्टर पर चर्चा किया, और जो मतलब वो फूड का सेक्टर है जिसके कारण हमारा बेस बनता है और दुनिया में हमारी ताकत बढ़ती है, तो ऐसा बताया जा रहा है। बहुत ज़्यादा जानकारी तो आंकड़ों में होगी आपके पास में। ऐसा बताया जा रहा है कि हम मतलब 10 साल तक दुनिया को खिला सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। इसका क्या कॉज है, इसके पीछे का क्या कारण है? मेन प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हुआ है, वो जी। उसके पीछे मेन रीजन है जी। और आप सोचिए कि PL 480 एक स्कीम हुआ करती थी बहुत सालों पहले, जब हम लोग एक तरह से बेक करते थे अमेरिका से कि आप हमें गेहूं और हाँ, कुछ चावल गेहूं दे चावल दे दीजिए, हाँ, बड़ी दुर्गति में है। अभी हम और अच्छा उस समय के अगर आप आबादी से आज की आबादी की तुलना करें तो उस समय कोई 25-30 करोड़ रहे होंगे 33 हम। करोड़ आबादी, और अभी 33 140 करोड़ है। बिल्कुल। अच्छा, तो उस समय भी हम अपने आदमियों को नहीं खिला पाते थे और आज 140 करोड़ को खिला करके भी पूरे विश्व को खिलाने की ताकत रखते हैं। इसका कारण यह है कि हमारे कृषि के क्षेत्र में जो विकास हुआ है, स्पेशली जो प्रोडक्टिविटी बढ़ी है पर पर्सन, वो बहुत रिमार्केबल है। लेकिन आज भी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको एक आंकड़ा दूं तो अभी कितना स्कोप है, 18 गुना बढ़ने का स्कोप है आज भी कृषि हमारा सेक्टर को, इसी सेक्टर में 18 गुना। 18 गुना। एक हमारा किसान, भारतीय किसान कितना एनफ करता है उत्पादन 3 आदमियों के लिए, मतलब एक अपने लिए और 2 दूसरों के लिए, टोटल 3 आदमी का बराबर वो उत्पादन करता है। लेकिन नॉर्थ अमेरिकन किसान जो होते हैं, कनाडा है या अमेरिका है, उनके किसान अपने लिए और 57 और लोगों के लिए उत्पादन कर सकते हैं, 57 मोर। मतलब अगर आप 58 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो रफली 19 आएगा। मतलब उनका प्रोडक्टिविटी अभी भी हमारे से 19 टाइम्स ज़्यादा है, जबकि आज हम अपने फूड में सेल्फ सफिशिएंट हैं। लेकिन अभी जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है जी। वो एक बहुत बड़ा ग्लोबल रिस्क है फूड सिक्योरिटी के लिए। जी, उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे बाढ़ आने लगे हैं, बहुत सारा सूखा पड़ने लगा है, जो कि हम लोग सभी नहीं सोचते थे ऐसा चीज होने लगा है, जिसके चलते विश्व भर में खाद्य पदार्थों के दाम बहुत बढ़े हैं। अनफॉर्चुनेटली वो जो दाम बढ़े हैं उसका बहुत सारा फायदा किसानों को नहीं मिला, वो बिचौलिए बीच में खा जाते हैं, जिसके चलते भारत सरकार ने एक ई मार्केट शुरू किया है और ई मार्केट के तहत वो हमारे किसान देख सकते हैं कि अभी मंडी में मतलब ई मार्केट स्कीम के माध्यम से किसानों को बेनिफिट पहुंचा रही, कई माध्यमों से, कई स्कीमों से बेनिफिट पहुंचा रही है गवर्नमेंट। और सरकार इसीलिए जल जीवन मिशन अभियान में इस बार ज्यादा आवंटन। विनय जी, बहुत अच्छी बात है। हम लोग काफ़ी मतलब इस विषय पर काफ़ी बड़े ही परिप्रेक्ष्य में चर्चा की है और इसके अंतिम पड़ाव पर हैं हम लोग। मैडम, चंद शब्दों में हम क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को, एकदम चंद शब्दों में? इकोनॉमी के बारे अगर हम बात करें तो डेफिनेटली हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी एट प्रेजेंट इन इंडिया, एट प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। हमारी ग्रोथ रेट की भी अगर हम बात करें तो वर्ल्ड ग्रोथ रेट से अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारी ग्रोथ रेट, जो प्रेडिक्टेड ग्रोथ रेट है, वो भी ज़्यादा है। तो वी आर मूविंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर साहब, चंद शब्दों में। जैसा उन्होंने कहा, अभी वर्ल्ड एवरेज जो है ग्रोथ का 2.5% है जी, हमारा ग्रोथ जो है 7%। हाँ डॉक्टर साहब, क्या हम कहना चाहेंगे? हाँ, इसमें हम कह रहे हैं कि अगर इंडिया ये जीडीपी 7% के रेट से जीडीपी बढ़ा रहे हैं हम लोग, कई विषयों पर चर्चा किए, आकार बढ़ रहा है इकोनॉमी का और ये आकार जो है सकारात्मक है और इस देश की अंतिम पंक्ति तक हम इस अर्थशास्त्र को, आर्थिक आकार को पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे तमाम विषयों पर हम लोगों ने चर्चा किया। हमारे बीच आप तमाम एक्सपर्ट आए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऐसे ही विषयों पर आपके साथ उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए हम अपनी टीम के साथ विदा चाहते हैं। जोहार।